डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने स्लाइड पे आज जो टॉपिक है वो है शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व में शिफ्ट क्यों होता है वो आज हम इस प्रेजेंटेशन से समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एग्रीगेट डिमांड काय से मिलकर बनती है। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स होते हैं कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर जितना चीज़ों पे खर्च करता है वो एग्रीगेट डिमांड का सबसे पहला कंपोनेंट होता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स दोनों पे खर्च करता है, जिसके चलते इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज की डिमांड होती है और वो कलेक्टिवली एग्रीगेट डिमांड बनती है। दूसरा कारण होता है इन्वेस्टमेंट। बिजनेस हाउसेस जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे इकोनॉमी को जो बूस्टअप मिलता है वो एग्रीगेट डिमांड का दूसरा कंपोनेंट होता है। तीसरा, गवर्नमेंट इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ स्पेंडिंग करती है, प्रोजेक्ट्स के फॉर्म में, नई परियोजनाओं के फॉर्म में और अन्य तरीकों से। चौथा कंपोनेंट होता है एग्रीगेट डिमांड का नेट एक्सपोर्ट्स। इसमें नेट वर्ड का मतलब है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। शुद्ध निर्यात का मतलब है एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को, निर्यात में से आयात को घटा देने पर जो राशि बचती है वो नेट एक्सपोर्ट्स होता है। ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस में भी हो सकता है। अगर हमारा निर्यात ज़्यादा है यानी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है तो ये प्लस में होगा, और अगर हमारा आयात ज़्यादा है तो ये माइनस में होगा। इन चारों को मिलके एग्रीगेट डिमांड बनती है। अगर इन चारों फैक्टर्स में से किसी भी एक फैक्टर में चेंज होता है तो उसके चलते एग्रीगेट डिमांड कर्व अपनी पोजीशन बदलती है और वो शिफ्ट करती है। ये शिफ्ट राइट साइड भी हो सकता है, ये शिफ्ट लेफ्ट साइड भी हो सकता है। राइट साइड एग्रीगेट डिमांड कर्व अगर शिफ्ट होती है तो उसको पॉजिटिव माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज हुआ है और उसमें वृद्धि हुई है। एग्रीगेट डिमांड कर्व का लेफ्ट साइड शिफ्ट होना नेगेटिव माना जाता है और इससे ये पता चलता है कि एग्रीगेट डिमांड में कमी हुई है। अब आपको कुछ रीजंस मैं बताना चाहूंगी कि इन चारों फैक्टर्स में से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, इन चारों फैक्टर्स में से अगर किसी एक भी फैक्टर में चेंज होता है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व उसके चलते शिफ्ट होती है। सबसे पहला, चेंज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, उपभोक्ता के खर्चों में बदलाव होना। डिस्पोजेबल इनकम आप सभी ने सुन रखा होगा। डिस्पोजेबल इनकम का मीनिंग होता है खर्च योग्य आय, वो आय जो एक कंज्यूमर को टैक्सेस और दूसरे दायित्व चुकाने के बाद बचती है। तो अगर कंज्यूमर की खर्च योग्य आय में बढ़ोतरी होती है, अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर के पास ज़्यादा पैसा बचता है खर्च करने के लिए, जिसके चलते वो खर्च करता है, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है और एग्रीगेट डिमांड राइट साइड शिफ्ट होती है। ठीक इसका उल्टा होता है, अगर कंज्यूमर की खर्च योग्य आय कम हो जाती है तो कंज्यूमर कम खर्च कर पाता है और एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट साइड शिफ्ट करती है। दूसरा कारण है चेंजेस इन रेट ऑफ टैक्सेस। अगर सरकार करों की दर में वृद्धि कर दे तो कंज्यूमर की, जैसा कि मैंने ऊपर के पॉइंट में बताया, डिस्पोजेबल इनकम कम रह जाएगी, क्योंकि उसकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा वो टैक्सेस के फॉर्म में चुकाएगा और उसके पास कम पैसा बचेगा खर्च करने के लिए, जिसके चलते वो कम खर्च करेगा, कम डिमांड होगी और एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगी यानी कम हो जाएगी। ठीक अगर टैक्सेस की दरें घटा देती है सरकार तो खर्च योग्य आय ज़्यादा बचने के कारण कंज्यूमर खर्च करता है और खर्च करने के कारण उसके पास एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करने का एक कारण होता है। तीसरा रीज़न है चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स। जब सरकार द्वारा ब्याज की दरों में कमी की जाती है तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को ही इससे एक बूस्ट मिलता है। कंज्यूमर को लोन्स सस्ती दरों पे उपलब्ध होते हैं, जिसके चलते वो लोन लेता है, खर्च करता है और इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है। यहीं लोन सस्ते होने के कारण बिजनेसमैन पैसा उठाता है, कम ब्याज की दरों पे उसे अपने बिजनेस में लगाता है, जिसके चलते प्रोडक्शन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ने के चलते उसको ज़्यादा उत्पादन के साधनों की ज़रूरत पड़ती है। उत्पादन के साधन ज़्यादा रोजगार प्राप्त करते हैं, उनकी आय बढ़ती है, वो खर्च करते हैं।
तो कंज्यूमर खर्च करता है, बिजनेस इन्वेस्ट करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के साधनों को रोजगार मिलता है, जिसके चलते इकोनॉमी में इनकम बढ़ती है, खर्च बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है। ठीक इसका उल्टा होता है, अगर ब्याज की दरें बढ़ा दी जाए तो कम इन्वेस्टमेंट होगा, कम खर्च होगा और परिणाम स्वरूप रिजल्टेंटली एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगी। इन सब के साथ गवर्नमेंट भी इकोनॉमी में पैसा डालती है, इन्फ्यूज करती है, इन्वेस्ट करती है, जो कि नई परियोजनाओं के फॉर्म में हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट के फॉर्म में हो सकता है। सरकार जब नई परियोजनाएं, नए प्रोजेक्ट्स लेकर आती है या नए किसी उपक्रम की स्थापना करती है तो लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों की आय बढ़ती है, अर्थव्यवस्था में पैसा आता है, लोगों को आय मिलने के कारण वो खर्च करते हैं और खर्च करने के कारण इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है। इसी की तरह अगर अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही हो, अर्थव्यवस्था में अगर निवेशकों का विश्वास बना रहे तो वो ज़्यादा पैसा डालते हैं, नई परियोजनाएं आती हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, आय बढ़ती है, वो खर्च करते हैं। ठीक इसके विपरीत अगर अर्थव्यवस्था से निवेशकों का विश्वास डगमगाने लगता है तो वो कम पैसा निवेश करते हैं, अपना पैसा वापस खींचने लग जाते हैं, जिसके चलते ना तो नई आर्थिक गतिविधियां हो पाती हैं अर्थव्यवस्था में, नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हो पाती, लोग कम रोजगार प्राप्त कर पाते हैं, कम खर्च करते हैं और रिजल्टेंटली डिमांड भी कम होती है। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कर्व एडी ओरिजिनल है और AD2 शिफ्ट होके है, नई एग्रीगेट डिमांड कर्व है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ उठती हुई है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस लेवल जो कि y एक्सिस पे है P1 से बढ़ के P2 की तरफ जाता है, यानी जब सामान्य कीमत स्तरों में वृद्धि होती है तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ तक जाती है। ठीक इसका उल्टा होता है, अगर प्राइस लेवल कम हो जाए तो एग्रीगेट सप्लाई नीचे की तरफ आ जाता है। प्राइस लेवल बढ़ने पर आप देखते हैं P1 से P2 जब प्राइस लेवल हो रहा है तो अर्थव्यवस्था में आय भी, रियल नेशनल आउटपुट भी बढ़ के Y1 से Y2 हो रहा है, जिसके चलते अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ रही है। एग्रीगेट डिमांड कर्व Y1 से बढ़ के Y2 इनकम बढ़ जाने के कारण एग्रीगेट डिमांड AD से बढ़ के AD2 हो चुकी है। इससे ये पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में अगर सामान्य कीमत स्तरों में थोड़ी सी वृद्धि अगर हो तो ये प्रोड्यूसर के लिए एक मोरल बूस्टअप करने का काम करती है और वो ज़्यादा उत्पादन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सप्लाई बढ़ता है। अगर एक ही सप्लाई कर्व पे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, बीच से नीचे की तरफ जाएं, तो वो डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई होता है, यानी समग्र पूर्ति में कमी। और अगर हम ऊपर की तरफ जाएं इक्विलिब्रियम के पॉइंट से तो वो इंक्रीज को शो करता है, यानी P1 से P2 के बीच का जो हिस्सा है वो इंक्रीज इन सप्लाई शो कर रहा है। ये रिजल्ट है कीमतें बढ़ने के कारण। इसी तरीके से अर्थव्यवस्था में जब कीमत स्तरों में वृद्धि होती है तो आय भी बढ़ती है। कीमत स्तरों में वृद्धि होने का सीधा सीधा मतलब है उत्पादक ज़्यादा उत्पादन करना चाहता है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहता है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करता है तो ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है, उन्हें रोज़गार मिलने के कारण वो कमाते हैं, खर्च करते हैं, जिसके चलते अर्थव्यवस्था में खर्च भी बढ़ता है, यानी एग्रीगेट डिमांड AD से शिफ्ट होकर AD2 की तरफ जाती है और इनकम देश की अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय Y1 से बढ़ के Y2 होती है। ये एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हुई प्राइस लेवल बढ़ने के कारण। इससे सीधा पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में अगर थोड़ी सी कीमतों में वृद्धि हो तो सप्लाई बढ़ता है, सप्लाई बढ़ने के कारण एग्रीगेट डिमांड कर्व भी शिफ्ट होती है। अब एग्रीगेट सप्लाई में क्यों शिफ्ट होता है? एग्रीगेट सप्लाई में 2-3 कारणों से शिफ्ट हो सकता है। मैंने एग्रीगेट सप्लाई में इंक्रीज और डिक्रीज आपको पिछले डायग्राम में बताया कि अगर एक ही सप्लाई कर्व पे ऊपर और नीचे की तरफ जाएं, यानी साम्य के बिंदु से ऊपर की तरफ जाएं तो वो इंक्रीज इन सप्लाई शो करता है, साम्य से के बिंदु से नीचे की तरफ आए तो वो डिक्रीज शो करता है। अब उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। अब जैसा कि आपने इस डायग्राम में देखा था, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाना इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई
और इस पॉइंट से नीचे की तरफ आना डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई। ये होता है मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। अब एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट क्यों क्यों होता है? एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट होता है इनपुट यानी कि जो उत्पादन में लगने वाली वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में परिवर्तन के कारण। कई बार अर्थव्यवस्था में कीमतों के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उत्पादन में लगने वाले साधनों की कीमतों में परिवर्तन होता है, यानी इनपुट प्राइसेस में चेंज हो जाता है। जैसे लेबर सस्ता हो जाए, रॉ मटेरियल सस्ता हो जाए, तो कीमत स्तरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। वस्तुओं की अंतिम वस्तुओं की कीमत स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन ये इनपुट सस्ते हो गए, तो उत्पादक को कम कीमत पे उत्पादन करना संभव हो जाता है, जिसके चलते उसका सप्लाई बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ता है इनपुट में कीमतों में कमी होने के कारण। कई बार सरकार टैक्सेस को घटा देती है। करों की दर में कमी होने के कारण एक प्रोड्यूसर के पास पैसा बच जाता है। जो पैसा वो टैक्सेस के फॉर्म में पहले दे रहा था, अब वो टैक्सेस कम हो जाने के कारण उसका बजट कम हो जाता है। बजट में उसके पास पैसा ज़्यादा बचता है टैक्सेस के फॉर्म में। ये जो घटी हुई टैक्सेस की दरें हैं ये उसको बचत देती हैं और वो समान कीमतों पे बल्कि कम कीमतों पे ज़्यादा उत्पादन कर पाता है और एग्रीगेट सप्लाई बढ़ता है। कई बार देश में तकनीकी विकास होता है। जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा किसी अर्थव्यवस्था में, उतना ज़्यादा उत्पादन कम लागत पे करना संभव हो पाता है। तो टेक्नोलॉजिकल तकनीकी विकास के कारण, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के कारण अच्छी टेक्निक्स आती हैं, जिसके कारण कम कीमतों पे ज़्यादा उत्पादन संभव हो पाता है। शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई को इनवर्ड या आउटवर्ड बोल सकते हैं, राइट साइड या लेफ्ट साइड बोल सकते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं AS1 जो है वो ओरिजिनल सप्लाई कर्व है। देखिए कीमत स्तरों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कीमत स्तर GPL1 ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अर्थव्यवस्था में जो GDP है वो Y1 है, तब एग्रीगेट सप्लाई कर्व AS1 है। लेकिन कुछ कारणों से कीमत स्तरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कुछ कारणों में से हो सकता है कि इनपुट की कीमतें सस्ती हो गई हों, तो उसको उत्पादन करना सस्ता हो गया हो, यानी वो कम लागतों पे उत्पादन करने की स्थिति में आ चुका है, तो जिसके चलते वो उत्पादन करता है, ज़्यादा करता है। तो नई जो कर्व है सप्लाई कर्व वो AS1 से बढ़ के AS3 हो जाती है। ये किन दो कारणों से हो सकता है? हो सकता है करों की दर में कमी आई हो सकता है इनपुट यानी आगम जो है वो सस्ते हो गए हों, तो उससे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा और इनकम भी GDP भी बढ़ के Y1 से Y3 पे हो गया। इसको आउटवर्ड शिफ्ट बोलते हैं। ये एग्रीगेट सप्लाई में बढ़त को दर्शाता है, इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई को दर्शाता है। ठीक इसका उल्टा, अगर प्राइस लेवल में कोई कमी नहीं होती है, हो सकता है कि इनपुट महंगा हो गया हो, यानी रॉ मटेरियल महंगा हो गया हो, टैक्सेस बढ़ा दिए हो सरकार ने, तो सप्लाई कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको उत्पादन की लागत ज़्यादा आने लगी है, प्रोड्यूसर को उत्पादन महंगा पड़ने लगा है, जिसके चलते वो अपना उत्पादन घटा देता है। उत्पादन घटने के परिणाम स्वरूप एग्रीगेट सप्लाई कर्व AS1 से AS2 की तरफ चली जाती है। इसको इनवर्ट बोलते हैं, इनवर्ट शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई। ये कमी को दर्शाता है, यानी AS1 से AS3 राइट साइड जाना एग्रीगेट सप्लाई में बढ़त को दर्शाता है, और AS1 से AS2 को जाना एग्रीगेट सप्लाई में कमी को दर्शाता है। ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया। अब इनपुट प्राइस में मैंने आपको बताया, इनपुट प्राइस कम हो जाए तो उत्पादन करना सस्ता हो जाएगा, वो ज़्यादा उत्पादन करेगा। ज़्यादा उत्पादन मतलब ज़्यादा लोगों को रोज़गार, ज़्यादा एग्रीगेट सप्लाई। ठीक, टैक्सेस कम हो जाएं तो उत्पादन सस्ता हो जाएगा, तकनीकी विकास बढ़ जाए, ज़्यादा हो तो उत्पादन करना कम लागत पे संभव हो जाएगा और एग्रीगेट सप्लाई इन सारे कारणों से बढ़ेगा। यहाँ पे मैं बस आपको ये बताना चाहूँगी आखिरी में कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो प्रभावित होती है इनपुट की कीमतों से, उत्पादन की लागतों से और टैक्सेस से। वहीं लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो प्रभावित होती है पॉपुलेशन से, जनसंख्या के विकास से और तकनीकी विकास का जो स्तर है देश में उससे।